नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र, कक्षा 12 की इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था है। ये चैप्टर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। ये चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर हमारे एग्जाम में मार्क्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो शब्द है बजट, इस शब्द को, बजट को हमने उपभोक्ता के व्यवहार में भी पढ़ा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी पढ़ा है। और जब हम वहां पर पढ़ा था तो उपभोक्ता का बजट पढ़ा था। आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सरकार का बजट। और सरकार जब कुछ काम कर रही है तो जरूर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और आज इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। चलिए आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी अपन लोग? आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक सरकारी बजट के घटक। किसकी बात करेंगे? सरकारी बजट के घटक। और फिर उसके बाद बात करेंगे प्राप्तियों का वर्गीकरण। प्राप्तियों को जो बांटा जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है, उसकी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सरकारी बजट के घटक। घटक से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अपन क्या पढ़ा है अभी तक? सरकारी बजट का अर्थ पढ़ा है। सरकारी बजट के अर्थ का मतलब यह है कि सरकार की प्राप्तियां और सरकार के व्यय का जो पूरा ब्यूरो होता है, पूरा हिसाब किताब होता है, उसको बजट कहते हैं। कि सरकार ने कितना कमाया, कितना खर्चा करा, ये बजट का हिस्सा है। बजट शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई, उसे क्या कहा जाता है, कहाँ पे जादू के पिटारे के नाम से उसका प्रयोग है, सारी चर्चाएं कर चुके हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात थी वो थी सरकारी बजट के उद्देश्य, जो कि 3 मुख्य उद्देश्य थे: आवंटन कार्य, पुनः आवंटन कार्य और स्थिरीकरण का जो कार्य है, वो बड़े विस्तार से विस्तृत तरीके से पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सरकारी बजट के घटक की। सरकारी बजट के घटक, या इनको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा कॉम्पोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या कहा जाता है? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब घटक का मतलब क्या होता है? सरकारी बजट तो आपको पता है, पर उसके घटक होना मतलब क्या है? घटक का मतलब एक प्रकार से उस सरकारी बजट जिन जिन चीजों से मिलकर करके बनता है उनको हम क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। जैसे आज हमारी बॉडी है, आज हमारा शरीर है, तो हमारा शरीर हाथ से, हमारे शरीर में 2 पैर हैं, या हम कहें हमारा शरीर किस किस से मिलकर के बना, तो हमारे शरीर में जैसे हम कहते हैं 5 तत्व है, ठीक है, हवा, अग्नि, ये सब कुछ है। तो ये 5 तत्व जो है ये हमारे शरीर के क्या है? घटक है, इनसे मिलकर के बना है। जैसे मैं कहूँ आज जो एक सब्जी है वो किस किस से मिलकर के बनती है, तो उसमें मिर्ची भी डालते हैं, हरी मिर्ची भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, तेल भी डालते हैं, मिर्ची जो सामान होता है वो सारा मसाला मिक्स करते हैं, तो वो सारे उसके क्या हो गए? घटक हो गए बेटा। तो इसी प्रकार से जो सरकारी बजट है वो किन किन चीज से मिलकर के बनता है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे, उन घटक की बात करेंगे, उन कंपोनेंट्स की चर्चा आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आज का टॉपिक आपने यहाँ समझ लिया ना, अच्छे से समझ लिया, तो आगे की काफी कुछ चीज आपको ऑलरेडी मतलब क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए ये सरकारी बजट के जो घटक है उसको अपन पढ़ते हैं। सरकारी बजट के घटक को अपन 2 भागों में बांटेंगे। एक तरफ जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं। रेवेन्यू का मतलब है राजस्व, राजस्व बजट या रेवेन्यू बजट इसको कहा जाएगा। रेवेन्यू बजट या राजस्व बजट। इस रेवेन्यू या राजस्व बजट की बात जो हम लोग बात करते हैं, फिर वो हम लोग बात करते हैं इधर पूंजीगत बजट की। पूंजीगत बजट, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल बजट, ठीक है। राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब राजस्व बजट जो होगा, उस राजस्व बजट में भी बच्चों आय भी होगी और व्यय भी होगा। तो इधर हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक क्या हो जाएगा? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, या उसको हम कहते हैं इंग्लिश में रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इसको कहा जाएगा। दूसरी तरफ हमारा क्या होगा? राजस्व व्यय, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या जो खर्चे हैं वो आ जाएंगे। ओके, फिर इधर भी ये सेम आएगा, पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय। ओके, इसको फिर आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद
फिर जब हम इधर राजस्व प्राप्तियों में बात करते हैं तो राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांटा जाएगा। एक होता है कर वाला राजस्व और एक होता है गैर कर राजस्व। कर वाले राजस्व को आप फिर दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट कर, उसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, गैर कर में काफी चीज आ जाएंगी। अभी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है योजनागत व्यय, जिसको हम लोग कहते हैं प्लान एक्सपेंडिचर, की पूरा प्लानिंग के साथ किया गया हो। एक होता है नॉन प्लान, या जिसको कहा जाता है गैर योजनागत व्यय। ओके, फिर इधर पूंजीगत प्राप्तियों में इस चार्ट में आपको कुछ भी नहीं बनाना है। पूंजीगत व्यय में फिर जो आपने यहां पे लिखा है वही लिख दीजिए। यहां पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं योजनागत राजस्व व्यय। जब राजस्व वाले कॉलम में लिख रहे हैं तो योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। अब इधर हम लिख देंगे योजनागत पूंजीगत व्यय और इधर हम लोग लिख देंगे गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। तो इसी के साथ जो सरकारी बजट के घटक है उसका जो पूरा एक फ्लो चार्ट है, पूरा जो एक चार्ट बनना चाहिए वो चार्ट मैंने आपको बना दिया। सरकारी बजट के घटक में दो चीजें होंगी, राजस्व बजट होगा और पूंजीगत बजट होगा। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व जो प्राप्तियां हैं, मतलब सरकार की इनकम कहां से हो रही है, तो दो जगह से होती है। एक तो टैक्स के थ्रू होती है और बाकी टैक्स के अलावा जहां से होती है दूसरा वो हो जाएगा। टैक्स को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में हम लोग पढ़ेंगे। राजस्व व्यय की बात करें तो उसमें योजनागत राजस्व व्यय होगा और गैर योजनागत राजस्व व्यय होगा। पूंजीगत बजट की तरफ आते हैं तो सरकार यहां से भी प्राप्ति करेगी, वो कैसे करेगी वो मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। और पूंजीगत व्यय में योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय है। तो सरकारी बजट के सारे ये क्या है, घटक है सरकारी बजट के। अब आज के जो टॉपिक है हमें क्या पढ़ना है, हमने बोला प्राप्तियों का वर्गीकरण पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स जो है वो हम लोगों को पढ़ना है। तो प्राप्तियों के वर्गीकरण में हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, हम राजस्व प्राप्तियां पढ़ लेंगे, हम कर में प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर पढ़ लेंगे, गैर कर में क्या क्या आता है वो पढ़ लेंगे, पूंजीगत प्राप्तियां जो कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहले सरकार के पास इनकम दो जगह से आती है, राजस्व से भी आती है और पूंजीगत से भी आती है। इन दोनों से जहां से सरकार के पास इनकम आती है वो हम आज पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर आगे के लेक्चर में हम जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्राप्तियों का वर्गीकरण, या इसे इंग्लिश में कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स। जो रिसिप्ट हो रही है, जो इनकम आ रही है सरकार के पास, उसका क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको वर्गों में बांटा गया है। और इस वर्गीकरण में हम देखते हैं कि राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो यहाँ पे प्राप्तियों का वर्गीकरण जब आपके पास टॉपिक आ जाए कि प्राप्तियों के वर्गीकरण को समझाइए, तो सर्वप्रथम तो आप क्या करें, प्राप्तियों का वर्गीकरण लिख कर करके उसको राजस्व प्राप्तियां और इधर लिख देना पूंजीगत प्राप्तियां। उसके बाद राजस्व प्राप्तियों को दो भागों में बांट दीजिएगा, कर और गैर कर। फिर इसके बाद इसको फिर दो भागों में बांट दीजिएगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ये इतना बनाने के बाद जब आप इतना बना देंगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं टीचर को ऐसा लगता है कि हाँ साहब इसको प्राप्तियों का पता है कि पैसा आता है तो कहां कहां से आता है। चलो अब एक एक पे शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्व जो प्राप्तियां है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्व प्राप्तियां या रेवेन्यू रिसिप्ट जिन्हें कहा गया है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं सरकार की जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। ये ऐसी प्राप्तियां हैं जिनका दावा क्या है, सरकार से नहीं किया जा सकता है कि भाई आप वो चीज लौटाइए। देखिए एक चीज मुझे ध्यान बताइए, जो पैसा आता है ना, पैसा प्राप्ति की होती है। जैसे
एक तो क्या होता है, सरकार के पास टैक्स गया, सरकार के पास जब टैक्स गया पैसा, आप एक बार सरकार को साइड करो, सरकार को हटा दीजिए, आप पर्सनली बात करें। जैसे आज मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जहाँ पे जॉब करता है, आज उसको वो 50,000 रुपये उसकी सैलरी मिली, तो क्या वो सैलरी उसको लौटानी है? नहीं लौटानी। तो सैलरी तो उसकी क्या हो गई, एक प्रकार से रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया कि हाँ साहब उसके पास आ रहा है पैसा। परंतु वहीं उसने मालिक से 1 लाख रुपए क्या कर लिए, उधार ले लिए। पैसा तो अभी भी आया ना, 1 लाख रुपए आए ना, आए या नहीं आए बच्चों? आए। आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 लाख रुपए आए, पर वो उसको लौटाना है। तो यहां पर क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या है कि आ गया पैसा, लौटाने की बात नहीं है। और पूंजीगत प्राप्तियों में हम क्या देखते हैं कि पैसा आया है तो उसको एक समय के बाद लौटाना भी होगा, जैसे कि हम उधार लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए कोई जमीन निकाल करके मेरे पास पैसा आया तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्तियों में क्या है कि सरकार के पास जो पैसा आया उसको सरकार को वापस लौटाना नहीं है, वो तो सरकार का ही है, इसलिए वापस सरकार से उस पर दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, गैर प्रतिदेय कहते हैं, मतलब नॉन रिडीमेबल कहते हैं, या नॉन हम वापस जो पेमेंटेबल है वो कहेंगे। अब देखिए, अब इसमें राजस्व प्राप्तियों में क्या है, एक तो कर है, टैक्स है, और एक गैर कर है। चलो अब एक एक पे पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। कर की जब अपन बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं टैक्स, अभी तक आप कक्षा 12 तक जब तक पहुंच चुके हो तब तक ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी टैक्स का नाम नहीं सुना। टैक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो वो समझो। टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा कंपलसरी अमाउंट है। कंपलसरी का मतलब क्या है, एक ऐसा अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को करना है बिना किसी फायदा देखे। मतलब आज जो हम व्यक्ति हैं, देश के हर व्यक्ति को सरकार को भुगतान करना है जो कि अनिवार्य है और बिना फायदा देखे। कब हम फायदा देके करते हैं, यार इससे मुझे ये फायदा होगा या ये नहीं होगा, बिना फायदा देखे किसी भी बात को सोचे समझे, ये कंपलसरी पेमेंट है जो आपको सरकार को करना ही करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। मतलब एक प्रकार से कंपलसरी अमाउंट है पब्लिक के लिए कि जो कि सरकार को देना है, उसको टैक्स कहेंगे। अब ये जो टैक्स है, इस टैक्स को 2 भागों में बांटा गया बच्चों। एक जो है जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स और इसको इंग्लिश में कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में अंतर क्या होता है वो समझो। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर का मतलब ये होता है बच्चों कि जहां पर व्यक्ति टैक्स खुद भरे भी और उसका जो बोझ आए ना वो भी खुद पर आए। मतलब भरू भी मैं और जो जेब कटे वो भी मेरी कटे, ये होगा प्रत्यक्ष कर। अब आप बोलोगे सर कैसे, मतलब समझ में नहीं आया, तो सुनो। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की इनकम 15 लाख रुपए है, कितनी, पूरे साल की जो इनकम है उसकी 15 लाख रुपए। सरकार उससे जो भी रेट टैक्स लेती होगी अपन को उससे मतलब नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि 2 लाख रुपए उसके टैक्स के घट गए, तो कितने आए, 13 लाख रुपए। टैक्स भरा किसने, जैसे मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, तो एक्स व्यक्ति ने टैक्स भरा है, भरा या नहीं भरा, तो भरा किसने, एक्स व्यक्ति ने भरा। और उसी को पता चला कि हाँ यार कमाए तो 15 लाख थे, 2 लाख कहां गए, बोले सरकार के पास गए। मतलब जो देता भी है और जिस पर भार बोझ भी जिस पर आता है वही क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और इस डायरेक्ट टैक्स का जो बोझ है, जो आप कहते हैं बर्डन है, यह बर्डन कभी भी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होता है बेटा, या आप दूसरे पर नहीं डाल सकते। अब आज जैसे एक्स व्यक्ति 15 लाख कमा रहा और 2 लाख रुपए उसको टैक्स देने हैं, तो क्या वो मुझे आकर के बोलेगा यार मनीष भाई मेरे 2 लाख टैक्स आप भर दो? भाई मैं थोड़ी भरूंगा यार, कमाया तूने तो तू ही भरेगा ना भाई। 15 लाख ले भी तो तू ही रहा है सरकार से 15 लाख ले भी तो तू ही रहा, मनीष सर को दे रहे 15 लाख, भर देंगे मनीष सर तो अगर ये जो बर्डन है इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ये एक आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जनरली कहां पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ये जो लगता है ये हमारी इनकम पे लगता है बेटा, जो भी व्यक्ति इनकम कमाता है, पैसे कमाता है, उस पे लगता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है गुड्स एंड सर्विसेज, या जिनको हम कहते हैं वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाओं पे कैसे लगता है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो भी आपको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, वो कुर्सी बनाने का काम करती है, चेयर बनाने का काम करती है। आज वो कंपनी एक चेयर जो उसके बनाने में खर्चा आता है वो 300 रुपए का आता है, और मान लीजिए उसने 100 चेयर बनाई तो कितने का खर्चा आया, तो आप कहोगे सर 30,000 का खर्चा है। खर्चे का मतलब है अभी अंदर अंदर वो कंपनी में ही है, उस पर जो कच्चा माल लगा है, लेबर का जो सब कुछ लगा है वो, पर जैसे ही वो मार्केट में जाएगी तो उस पर टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे अपन मान लेते हैं इस 30,000 पर टोटल जो है 5,000 का टैक्स आ गया। 5,000 जैसे अपन मान लेते हैं, मालिक ने अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, तो अब ये टोटल हो गया 40,000 का।
40,000 का मतलब है ये कुर्सी मार्केट में आते आते 400 रुपए की हो गई। फिर इसके बाद ये जब छोटे छोटे शेयरों की दुकानों तक पहुंचेगी तो वो हर व्यक्ति पे अपना प्रॉफिट जोड़ता हो जाएगा। ये तो जो कंपनी है उस कंपनी में है। कंपनी ने जब बाहर निकाली कुर्सियां, बड़े बड़े होलसेलरों को दी, जो स्टेट के होलसेलर थे उनको दी, तब 400 की थी। फिर होलसेलर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, वो जिले वाले दुकानों पे बेचेगा, जिले वाले हर शहर में गांव में बेचेंगे। ऐसे करते करते ये मार्केट में ये कुर्सी 500 से 600 रुपए की बिकेगी। कितने की बिकेगी? 600 रुपए की बिकेगी। अब मान लीजिए मैं दुकान पे गया और मैंने बोला भैया लाओ 2 कुर्सी दे दो, तो बोले लाओ भैया 1200 रुपए दो। कितने दो? 1200 रुपए दो। अब यहां पर जो ये 5000 रुपए टैक्स है ना, ये सरकार को दे दिया गया है। 500 रुपए टैक्स सरकार को दे दिया गया। किसने दिया? कुर्सियों का जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, उसने सरकार को दे दिया। पर उसने तो क्या करा? कुर्सियों में जोड़ दिया और वो कुर्सी में जुड़ता चला आया। और जैसे उसने मुझसे, दुकानदार ने मुझसे 1200 रुपए लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने उस पर टैक्स दिया है। भरा किसने था? भरा मालिक ने था, पर कटा किसकी जेब से? उपभोक्ता की जेब से। तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट हो गया बेटा, कि भरे और कोई और कटे किसी और की जेब से। भरता और कोई है और बोझ किसी दूसरे पर आए, उसको क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसीलिए तो आमिर खान ने एक बार सत्यमेव जयते में कहा था कि भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, हर व्यक्ति टैक्स देता है। हम अगर एक छोटी से छोटी चीज भी खरीदते हैं, अगर हम एक पेन भी खरीदते हैं तो भी हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अगर हम एक नमक की थैली खरीदते हैं, हम उस पर भी टैक्स दे रहे हैं। हम एक छोटा सा रबड़ भी खरीदते हैं तो भी हम उस पर टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हर वस्तु पर, हर सेवा पर टैक्स लग रहा है। और जो टैक्स लग रहा है वो भरता मालिक है, पर कटता उपभोक्ता की जेब से है। और जो अभी हाल फिलहाल में जो टैक्स लग रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कौन सा लग रहा है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं? जीएसटी कहते हैं। जीएसटी का टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? जो व्यक्ति भरता है उसी की जेब से कटता है। और यहां पे भरता टैक्स पे तो और कोई करता है, पर कटता किसी दूसरे के अमाउंट में से, किसी दूसरे की जेब में से। अब मैं आपको एक उदाहरण, और यहां पे देखिए, यहां पे बटन दूसरे पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, यहां पर आप बटन को शिफ्ट कर सकते हो। यहां पर आप क्या कर सकते हो? बटन को शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट कर दिया ना, ये मालिक था, टैक्स इसने भर दिया, पर सोचा नहीं इतना मैं थोड़ी भरूंगा, ले भाई जोड़ दिया टोटल में। कुर्सी 300 की 50 का टैक्स, 50 में प्रॉफिट को, अगले वाले को 400 में बेची, टैक्स दूसरे पे थोप दिया, दूसरे से ले लिया ना पैसा, तो इसका तो काम खत्म। फिर वो अगले से ले लेगा, वो अगले से, और फिर फाइनली उपभोक्ता से ले लिया जाएगा। तो जो बटन है वो दूसरे पे ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अब मैं आपको एक आसान भाषा में और समझाता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो ऐसे एग्जाम्पल ले ही लेने चाहिए। आज का जो दौर चल रहा है लव मैरिज का बहुत दौर चल रहा है, ठीक है। काफ़ी लड़का लड़की अपनी मनपसंद से शादियां करते हैं, ठीक है। कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, कहीं पर जॉब करते हैं तो पसंद कर लेते हैं, और फिर घर पे जाकर के कहते हैं पिताजी मैं इसको पसंद करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ, मम्मी मैं इनको पसंद करती हूँ, इनसे शादी करना चाहती हूँ। लव मैरिज का ट्रेंड है, सही गलत है ये, इस पर चर्चा नहीं है मेरी और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। लव मैरिज में क्या होता है? जब हम बात लव मैरिज की करते हैं तो लड़का और लड़की दोनों डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। दोनों डायरेक्ट मिलते हैं, लड़का और जो लड़की है वो दोनों डायरेक्ट मिलेंगे। इनके बीच में कोई भी नहीं है। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, फिर नंबर एक्सचेंज हुए, थोड़े दिनों बातचीत होती है, और बातचीत होकर करके दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और शादी आदि के लिए एग्री हो जाते हैं। तो यहां पर क्या है? बीच में जो है ना, बीच में कोई भी नहीं है बेटा, दोनों डायरेक्टली दोनों मिले हैं, ये डायरेक्ट होता है। अब बात कर लूं अरेंज मैरिज की। अरेंज मैरिज में क्या होता है? अरेंज मैरिज में ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। अब यहां पर लड़के के जो घर वाले हैं वो बहुत से लोगों को बोल करके रखेंगे, ऐसा अब कोई लड़की हो तो बताइएगा मेरे लड़के के लिए उसने ये कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। कोई लड़की वाले भी हैं, वो भी बोलेंगे कि हाँ साहब हमारे लड़के के लिए, हमारी लड़की के लिए कोई लड़का देख के रखेगा। अब कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बिचौला कहा जाता है, ठीक है, शादियों की भाषा में ठीक है। अब एक ऐसा व्यक्ति होता है बिचौला, इसका नाम है एक्स व्यक्ति। अब ये एक्स व्यक्ति लड़के के परिवार को भी जानता है और लड़की के परिवार को भी जानता है। जैसे ही पता चला, अरे अरे हाँ साहब मेरे पास एक लड़की है, हाँ बहुत बच्ची है, संस्कारी बच्ची है, अरे साहब लड़का बहुत संस्कारी, ये लो सब। अब ये इसके घर वालों को इनसे मिलाता है और इनके घर वालों को इनसे मिलाता है। तो ये डायरेक्ट नहीं है, ये अप्रत्यक्ष है बेटा, इनडायरेक्टली है। यहां तो डायरेक्ट मिल गया, कोई भी बीच में नहीं है, और यहां पर ये क्या है? बीच में कोई है वो मिला रहा है। तो इसी प्रकार से टैक्स में देखो, टैक्स अपन को किसको देना है?
गवर्नमेंट को देना है, और देना किसको है? जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसको देना है। टैक्स कौन कट किसकी जेब से रहा है? कंज्यूमर की जेब से तो कट रहा है ना। कंज्यूमर को डायरेक्ट देना चाहिए, पर यहां पे बीच में कौन आ गया? मालिक बीच में आ गया। मालिक क्या करता है? मालिक इनसे ले लेता है और इनको देता है, ठीक है ना। इनसे देगा, इनसे लेगा और इनको दे देगा। ये क्या गया? ये बिचौला, ये मालिक हो गया। इसी प्रकार से अरेंज मैरिज में होता है, इनकी बात इनको बताएगा, इनकी बात इनको बताएगा, शादी आदि फिक्स करा देगा और अब बड़ी अच्छा खासा अपना जो सम्मान है वो करवा लेगा। यहां पे जैसे, तो यहां पर आज जैसे मैं इनकम कमा रहा हूं, तो ये व्यक्ति है, इनकम कमाने वाला जो व्यक्ति है, कंज्यूमर जो भी हो, आप पर्सन जो भी है, उसको सरकार को टैक्स देना है, उसने डायरेक्ट सरकार को टैक्स दे दिया, बीच में कोई भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। जैसे दूसरा उदाहरण, बर्डन, बोझ, दूसरे पे बोझ ट्रांसफर नहीं हो सकता डायरेक्ट टैक्स में। अब क्या होता है कि जब लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं तो बहुत से माता पिता नहीं मानते हैं, और काफी बार माता पिता मान जाते हैं, और कभी दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो माता पिता क्या कहते हैं? तूने करी थी ना, हाँ जा देख अब तेरा, हमें मत बोल, हम पे फालतू का कोई बोल नहीं है। हाँ हम तो बोल रहे थे वहां कर ले, वहां कर ले, वो कितने संस्कारी बच्ची थी, कि वो कितना संस्कारी बेटा था, तूने इसको पसंद किया था, ऐसा वैसा ठीक है, ऐसा है। मतलब अब ये दोनों को बोझ खुद को ही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो भी खुद को शांत करवाना है, सब कुछ अच्छे से करना है। माँ बाप पर नहीं डाल सकते कि हाँ आपने ढूंढा था। पर अरेंज मैरिज में क्या होता है? दोनों के बीच में कुछ भी झगड़ा हुआ, आपने देखा था, लो आप कहते थे बहुत संस्कारी बच्चा, संस्कारी बच्चा, काहे का संस्कारी बच्चा तो यहाँ पर बोझ ट्रांसफर हो सकता है तो डायरेक्ट टैक्स को आप लव मैरिज से समझ सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को आप अरेंज मैरिज से समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टैक्स दोनों ही भरने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शादी भी दोनों करनी है कि एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज, नहीं, शादी हमेशा एक ही करनी है। और पर टैक्स जो है दोनों भरने चाहिए, क्योंकि टैक्स से देश का विकास होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और आगे इसकी जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इन्हें कर तथा गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। अब जो राजस्व प्राप्तियां हैं उनको कर में, टैक्स में, और गैर कर नॉन टैक्स रेवेन्यू में विभाजित करा जाता है। गैर कर, देखो अब कर तो आप समझ गए, कर तो एक ऐसा भुगतान है जो कि डायरेक्टली सरकार के पास जा रहा है, जो देना ही है हमें, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जा रहा है। इसके अलावा जो भी होता है, जैसे मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में साल का चाहे 500 1000 रुपये जो भी जमा करा रहे हैं, वो किस में आ जाएगा? नॉन टैक्स में आ जाएगा, वो गैर कर में, वो कर नहीं है, वो तो अलग से है। आप सड़क पे चल रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगा रखा है, आपका चालान कट गया, तो वो क्या हो जाएगा? वो उसमें आ जाएगा, गैर कर में आ जाएगा। इसके अलावा क्या होता है? एक होता है बेटा, इंग्लिश में उसको कहा जाता है ईज चीट। क्या कहा जाता है? ईज चीट कहा जाता है, या इसको राज्य सत्ताकरण ऐसे करके हिंदी में कहा जाता है। ईज चीट में क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, और जनरली क्या करते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है तो वो अपनी जितने भी प्रॉपर्टी होती है, बैंक बैलेंस जो कुछ भी होता है, ऐसा सब क्या है, नाम करके जाता है कि साहब मेरे बेटे के इतना नाम, मेरी बेटी के इतना नाम, मेरी पत्नी के इतना नाम, मेरे पति के इतना नाम, जो भी है सारा डिटेल लेके जाता है। अगर इन केस कोई ऐसा व्यक्ति की डेथ हो जाती है जिसके नॉमिनी नहीं बना रखा, मतलब इस पूरा प्रूफ नहीं है कि भैया किसको देना है किसको नहीं देना है, मतलब उत्तराधिकारी में कोई नहीं है कि इसकी सारी संपत्ति को, उसके सारे पैसों कौन संभालेगा, तो ऐसा पैसा क्या सरकार अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है ठीक है ना, जिसका कोई भी नहीं उसकी सरकार है। तो जब किसी को भी ट्रांसफर नहीं करके गया तो वो सारा सरकार के पास चला जाता है। ऐसा अमाउंट को क्या कहा जाता है? ईज चीट कहा जाता है, और ये ईज चीट भी क्या आ जाता है? गैर कर में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई फाइन या पेनल्टी लगता है वो आ जाता है। कोई सरकारी स्थान का आप इस्तेमाल करते हो, वहां पर अगर किसी प्रकार का पेमेंट करना होता है तो वो गैर कर में आ जाता है। तो गैर कर में कर को छोड़ करके सब कुछ गैर कर में आ जाता है। अब कर किस किस चीज पे लगता है वो भी आपको आगे और पता चल जाएगा, बाकी सब कुछ गैर कर में आ जाएगा बेटा, ठीक है, नॉन टैक्स में आ जाएगा। अभी यहां पर ये राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां हैं जो सरकार को वापस नहीं लौटानी है। टैक्स जो आएगा सरकार वापस थोड़ी लौटाएगी। आप गाड़ी पे हेलमेट नहीं लगा कर चल रहे हैं, 3 सवारी बैठ करके चल रहे हैं, चालान कट गया, तो चालान पुलिस वाला मतलब सरकार लौटाएगी थोड़ी आपको वापस, ले बेटा 300 रुपये भी दे जाओ और बाद में 2 दिन बाद आकर के लेके चले जाएगी, नहीं ना, तो ये सरकार के पास आ जाएगी। सरकार का इनकम का सोर्स है, कंप्लीट सोर्स है। कर राजस्व जो कि राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है। देखो बेटा, टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन टैक्स तो बहुत कम है, ठीक है, बहुत है, आप साइड में कर लीजिए। टैक्स एक बहुत बड़ा भाग है, राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो काफी समय से प्रत्यक्ष करो
प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स किस किस पे लगता है? व्यक्तिगत आय पे, हर व्यक्ति जो इनकम कमाता है उस इनकम पे लगता है। परंतु भारत में इनकम जो है 5 लाख 7 लाख तक तो टैक्स लेते नहीं है सरकार, और उसके बाद अगर ज्यादा कमाते हो तो सरकार टैक्स लेगी। फर्मों के लिए निगम कर या इसको कहा जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स बेटा, ठीक है। ये निगम वो वाले निगम नहीं है जो आपने कक्षा 10 के संघवाद में पढ़े थे, संघवाद में कि हाँ भाई नगर निगम सरपंच पंचायत वाला, वो वाला निगम नहीं है। निगम का मतलब यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स है, और ऐसा टैक्स है जो किस पे लगता है? कंपनियों पे लगता है, क्योंकि कंपनियां इनकम नहीं कमाती, कंपनियां लाभ कमाती है, ठीक है, वो प्रॉफिट कमाती, तो प्रॉफिट पे ये टैक्स लगाया जाता है, इसको निगम कर हम कहते हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगता है? व्यक्तिगत आय पे लग जाएगा। जैसे आज मैं एक व्यक्ति हूं, अगर मैं 7 लाख से 6.5 7 लाख से जो भी रेंज अभी सरकार का चल रहा है उस रेंज से ज्यादा अगर मैं कमा रहा हूं तो मुझे टैक्स देना है, पर इतना भी कमा नहीं रहे ठीक है। और फर्मों के लिए कोई निगम कर का मतलब हो जाता है कि भैया हमारी कोई कंपनी हो और वो प्रॉफिट कमा रही हो तो उस पर टैक्स देना होगा। अप्रत्यक्ष कर में क्या आ जाता है? उत्पादन कर, जो प्रोडक्शन पे लगाया जाता है, मतलब देश में कोई वस्तु है उस पर लगाया जाएगा, कोई सेवाओं पर लगाया जाएगा, वो। सीमा शुल्क आ जाएगा, सीमा शुल्क में आयातित और निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाएगा कर। सीमा शुल्क क्या होता है? जब कोई भी चीज बाहर से हमारे देश में आती है, आयात करते हैं, तो उस पर हम एक शुल्क लगाती है सरकार, वो हो जाएगा। कुछ बाहर जाता है तो उस पर भी सरकार कुछ टैक्स लगा करके भेजती है, तो वो है। तो ये जो दोनों प्रकार के शुल्क हैं ये भी किस में आ जाएंगे? गैर कर। अप्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे। और फिर सेवा कर मतलब जो वस्तुओं पे लगा वो, और बाद में सेवा पे लगा वो भी हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था, उससे पहले एजुकेशन पे, शिक्षा पे 12% टैक्स था, अब भी 8% 18% टैक्स है। काफी चीजों पे सरकार ने टैक्स कम भी कर दिया है, और काफी चीजों पे सरकार ने जीएसटी के दायरे में टैक्स को बढ़ाया भी है। जीएसटी का एक अच्छा जो काम सरकार ने करा वो ये करा कि एक स्लैब में सरकार लेकर के आ गई है, एक प्रकार का सिस्टम लेकर करके आ गए। नहीं पहले वेट लगता था, अलाना फलाना ढिमका होता नहीं, कौन कौन से टैक्स लगते थे। अब पढ़ाने में भी थोड़ी सी आसानी होती है कि बेटा जीएसटी लगता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब है भारत में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स का जो फॉर्मूला मोदी जी का था वो मोदी जी ने यहाँ पे लगा दिया है। अब जनरली क्या होता है, जैसे आप लोग मान लीजिए जैसे कि आप किसी कोचिंग में जाते हैं और वो कोचिंग एक अच्छा खासा चल रहा है और वो कोचिंग टैक्स पे करता है। अगर वो कोचिंग अब आपको ये कहता है कि साहब 10,000 रुपये हमारी पूरे साल की फीस है, 10,000 रुपये तो ये है, इसके अलावा आपको 18% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब आपको 1800 रुपये, मतलब आपको जो टोटल हमें पेमेंट करना है वो कितना करना है? 11,800 का पेमेंट करना है। इस 11,800 में जो है ना 1800 हमारे नहीं है, ये तो सरकार के पास जाएंगे, सरकार को टैक्स देना है। तो अब भी 8% जो एजुकेशन पे टैक्स लग रहा है वो 18% लग रहा है, जबकि सेवा है, एजुकेशन भी सेवा है। अन्य प्रत्यक्ष करों में जैसे संपत्ति पे, जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगते हैं, उपहार कर मतलब कोई गिफ्ट मिला हो उस पर, संपत्ति कोई आपकी है उस पर शुल्क लग गया, जो कि अब समाप्त हो गए हैं। कभी भी बहुत राजस्व का संग्रह नहीं हुआ था, इसलिए इन्हें कागजी कर भी कहा जाता है। अब इनसे क्या ना कोई बहुत ज्यादा सरकार को फायदा नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष करों में तो जैसे मैंने आपको बताया, आय पे लग रहा है, फर्म पे लग रहा है, इन पे बहुत ज्यादा टैक्स सरकार लगाती है और अच्छा खासा पैसा कमाती है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर में इन पे नहीं लगता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कागजी कर कहा जाता है। पेपर वाली जो टैक्स है वो कहे जाते हैं कि सिर्फ कागजों में ही लिखा हुआ है इनके बारे में, बाकी सरकार को इनसे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो नहीं रहा है। पूर्ण वितरण के उद्देश्य की प्राप्ति आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाता है। देखो, अब आपने इस बात को समझा कि जो प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर एक व्यक्ति की आय पर लग रहा है, इनकम पर लग रहा है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमारी हर व्यक्ति की इनकम पर सरकार टैक्स लगाती ही लगाती है। परंतु सरकार का, जैसे आपने एक उद्देश्य पढ़ा था कि सरकार क्या करना चाहती है? संतुलन बिठाना चाहती है। सरकार ये चाहती है कि जिसके पास ज्यादा इनकम है हम उससे इनकम ले ले, और जिसका कम है उसको कहीं ना कहीं तक पैसा पहुंचाए। इसलिए सरकार क्या करती है? जो टैक्स लगाती है लोगों पर, लोगों की इनकम पर, वो लगाती है प्रगतिशील कर लगाती है। कैसा कर लगाती है? प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स लगाती है। प्रोग्रेसिव या प्रगति का नाम से आप समझ जाते हो, ठीक है। एक तो ज्यादा का जो नाम है वो सारे के सारे लड़कियों के नाम पर है, ठीक है। प्रगति हो गया, सीमा हो गया, ठीक है, सारे नाम ऐसे हैं। तो प्रगतिशील जो कर है, प्रगतिशील का तो हम जैसे कहते हैं ना, प्रगति है, प्रोग्रेस हो रही है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें प्रगतिशील कर में क्या कहा जाता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, व्यक्ति की इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है, उस पर एक टैक्स है, पर फिर वो साल के 15 लाख कमा रहा है तो टैक्स बढ़ेगा, फिर 20 लाख से ऊपर कमा रहा है तो वो टैक्स बढ़ेगा। जनरली अभी 6.5 7 लाख के है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 7 लाख का है शायद। 7 लाख तक अगर कोई व्यक्ति साल में कमा रहा है तो उस पर सरकार को टैक्स नहीं देना है, ठीक है ना।
और 7 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो फिर उस पर शायद 2.5% या 5% का टैक्स लगता है। फिर 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो उस पर और ज्यादा टैक्स लगता है। तो प्रगतिशील कर रही है, मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। ये एक अच्छा सिस्टम इसको माना जाता है, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा आ रही है तो उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि वो देश में ज्यादा योगदान दे, ज्यादा पैसा सरकार को दे, जिससे सरकार ज्यादा डेवलपमेंट में पैसा लगाए। और इसके अलावा क्या है, जैसे कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, इनकम गिरने के बावजूद भी टैक्स बढ़ते रहते हैं। ऐसा अंग्रेजों के समय में हुआ करता था कि इनकम गिर रही है फिर भी टैक्स बढ़ रहा है। तो ये तो प्रगतिशील कर भारत में लगाए जाते हैं पूर्ण वितरण के उद्देश्य से। जो अब सरकार के पास जो आय है, जो लोगों के पास आय हुई है, इनकम आई है, उसको पूर्ण वितरण करने के लिए, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार क्या करती है, प्रगतिशील कर लगाती है कि आपके पास ज्यादा पैसा है आप हमें दीजिए, आपके पास कम पैसा है लो आपकी सहायकी हम सरकार देगी, सब्सिडी सरकार आपको देगी। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती जाती है। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे यहां पर क्या होता जाएगा, जो टैक्स की रेट है वो भी बच्चों बढ़ती जाएगी। फर्मों पर आनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभ युक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। अब यहाँ पे क्या है, फर्मों पर आनुपातिक आधार पर, आनुपातिक आधार का मतलब क्या है, एक अनुपात में कर लगाया जाता है। एक अनुपात में कर का मतलब क्या है, जैसे सरकार ये कह रही है कि साहब आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 लाख का 10% हमें दे दो। 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख आप हमें दे दो। अब कल को आप अगले साल में 20 लाख रुपए कमाने लग गए, अब इसका भी 10% ही दे, अनुपात उतना ही है, 2 लाख रुपए दे दो। अनुपात में एक प्रोपोर्शन में सरकार लगा रही है कि इतना आपको हमें देना होगा, अनुपात में आपको देना होगा। तो आनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। और लाभ युक्त आय का एक विशेष अनुपात होता है कि जो मालिक है उसको कितना लाभ हो रहा है, उस लाभ के हिसाब से, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि जब आपको लाभ हो रहा है तो आप उस पर सरकार को दीजिए, सरकार जो विकास कार्यों में लगाए। और ऐसा भी एक है कि CSR करके है, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करके, इसमें मोदी जी की सरकार आने के बाद ये हुआ है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कहा गया कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको कहा गया कि आप अपनी इनकम का 2% है ना, जो पे बैक टू सोसाइटी का जो नियम है उस नियम पर खर्चा करें। तो क्या करें, आप किसी एक स्कूल को गोद ले लें, सरकारी स्कूल को, वहाँ का विकास करवा दें। अब देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए 2% कोई बहुत मामूली बात है यार, करोड़ों में खेलने वालों के लिए लाखों में क्या फर्क पड़ता है। मतलब अब इतनी बड़ी गंगा नदी बह रही है, उसमें से कोई थोड़ा सा पानी निकाल लेगा तो कौन सी बड़ी बात है। तो यही बात यहाँ पर है। तो मोदी जी ने कह रखा कि भाई अब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो आप कोई स्कूलों को ले ले, कोई हॉस्पिटल का डेवलपमेंट करते हैं। इस प्रकार से CSR करके कुछ टैक्स है वो सरकार लगाती है। इसको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, समाज के प्रति आपका दायित्व बनता है। अच्छा काम, ठीक है। आप लोग अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि हम कंपनी पर भी, लाभ पर भी टैक्स देना पड़े, फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर भी टैक्स देना पड़े। तो हे भगवान, इतना अमीर मत बनाना कि इतना टैक्स देना पड़े, ठीक है। वो इतना नहीं है, वही बात आएगी कि आप ज़्यादा पैसा इतना कमा रहे हो तो आपके लिए टैक्स निकल जाएगा, तो आपको इतना पता भी नहीं चलेगा। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त रखा जाता है अथवा उन पर कर की दर निम्न होती है। अब देखो, जो प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, उसमें हमने देखा इनकम पर सरकार किस प्रकार से टैक्स लगा रही है, प्रगतिशील लगा रही है और आनुपातिक कर लगा रही है। अब अप्रत्यक्ष में आ जाओ। अप्रत्यक्ष में जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, अनिवार्य वस्तुओं का मतलब क्या है, जो नेसेसिटी वाले गुड है। नेसेसिटी वाले गुड का मतलब है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन को चलाने के लिए बड़े आवश्यक है, जैसे खाने पीने की वस्तु हो गई और सब कुछ हो गई। ऐसी अनिवार्य वस्तुओं को या तो कर से क्या है, मुक्त रखा जाता है, उन पे टैक्स सरकार नहीं लगाती है, और लगाती है तो बहुत कम दर का लगाती है, बहुत ही कम रेट लगाती है, जिससे कि उस पर ना के बराबर ही उसका फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, सरकार ये चाहती है कि भैया जो अनिवार्य वस्तु है वो तो सभी लोगों को मिले, उस पर ज्यादा टैक्स लगा करके कमाना नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको मिलनी ही चाहिए। सुख और अर्धविलासिता की वस्तुओं पर सामान्य दर से कर लगाया जाता है। अब देखो, जो अनिवार्य वस्तुएं हैं उन पर सरकार बिल्कुल नाम मात्र कर लगाती है या लगाती नहीं है। उसके बाद एक थोड़ी सी आती है सुख और अर्धविलासिता। विलासिता का जीवन मतलब आप ऐसा कह सकते हैं जो लग्जरियस जो लाइफ होती है वो है। और यहाँ पे लिखा है अर्धविलासिता, मतलब अभी आप पूरे विलासिता के लेवल पर पहुंचे नहीं हो, अर्धविलासिता वाला। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। एक आगे आएगा पूर्ण विलासिता। जैसे आज ये है तो ये वाली जो अनिवार्य वस्तु में आप जैसे देख लो पंखा, अब घर में पंखा तो होना ही चाहिए, वो ठीक है, जीवन चल रहा है। अर्धविलासिता है कि घर में कूलर लग गया कि हाँ भैया अच्छा। विलासिता ये है कि भाई घर के हर कमरे में एसी लगा हुआ है, तो आप तो विलासिता में ही जी रहे हो, ठीक है। ये विलासिता का जीवन है, सुख है, बिल्कुल बढ़िया। 4-5 गाड़ियां घूमती है आपकी, बढ़िया नौकर चाकर आपके, विलासिता के जीवन आप जी रहे हैं। तो जो अनिवार्य वस्तुएं हैं
पंखा ऐसे अनिवार्यों में नहीं है, वैसे अनिवार्य जो वस्तु उनको कर से मुक्त रखा जाएगा। अर्धविलासिता वाली है, जो थोड़ा सुख देने वाली है, उन पर एवरेज सा टैक्स लगाया जाएगा, उन पे एवरेज टैक्स लगाया जाएगा, जैसे गाड़ी हो गई और हो गए इन सब पे। जबकि जो पूर्ण विलासिता वाली वस्तुएं हैं, ठीक है, उन पर सरकार हमेशा क्या करती है, हाई टैक्स लगाती है। जैसे ये 4 व्हीलर्स हो गए, अब यार 4 पहिए की गाड़ी खरीद रहे हो, आप बोलो मैं गरीब आदमी हूँ, तो भगवान ऐसी गरीबी सबको प्रदान करे, ठीक है ना। तो पूर्ण विलासिता की जो वस्तुएं हैं, और गाड़ियां भी छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, ठीक है। और आज के यूथ में तो गजब का क्रेज ये भी है कि जो मोटरसाइकिल्स खरीद रहे हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख 2.5 लाख की मोटरसाइकिल्स खरीद रहे हैं। अब फिर वो पेट्रोल कहाँ से भरवाते हैं वो भगवान जाने, पर भरवा रहे हैं वो। और ऐसे लोगों का भी मतलब एक कमाल ही है कि किस प्रकार से वो घर पे रोज बोल करके पेट्रोल के पैसे मांगते हैं और पेट्रोल भरवा रहे हैं, ठीक है। तो वो इतनी गजब की 1.5 2-2 2.5 लाख की गाड़ी चला रहे हैं, फिर वो कहे नहीं साहब हमारे घर में तो बड़ी तंगी है पैसों की। तो भैया फिर ऐसी तंगी तो ईश्वर की कृपा से हो रही है आप पूर्ण विलासिता वाली वस्तुएं। इसके अलावा अब कभी कभार क्या है, सरकार ही कुछ चीजों को प्रमोट करना चाहती है कि अगर सरकार चाहती है कि नहीं भैया इन चीजों का उत्पादन बढ़े, तो सरकार क्या कर देती है, टैक्स कम कर देती है। हर बार जरूरी नहीं है कि कुछ डायरेक्टली कहा जाए, हर बार जरूरी नहीं है कि कुछ बातें डायरेक्टली कही जाए, इनडायरेक्टली भी हमें समझ लेना चाहिए। इसीलिए कहावत भारत में पड़ी कि समझदार को इशारे काफी होते हैं। अब कभी कभार अगर सरकार किसी चीज को प्रमोट करना चाहती है कि नहीं भैया इस चीज का तो उत्पादन बढ़ाना ही है हम लोगों को, तो सरकार क्या कर देगी, टैक्स कम कर देगी कि भाई आप कम टैक्स दिया करो, ठीक है, आप टैक्स कम दिया करो। पर कभी कभार क्या होता है, सरकार जिन चीजों को बंद करना चाहती है, बैन करना चाहती है, पर डायरेक्टली वो बैन भी नहीं करेगी, तो वो क्या कर देगी, टैक्स बढ़ा देगी। जैसे कि तंबाकू के सामान, ठीक है, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब पेट्रोलियम उत्पाद, इन सब के क्या है, टैक्स बढ़ाती है सरकार, खूब ज्यादा टैक्स लगता है। और बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब, इनसे सरकार की इनकम भी गजब हो रही है, और सरकार हर बार टैक्स बढ़ाती है, और सरकार हर बार देखती है कि हमारी गजब की इनकम आ रही है। मतलब ये जिसने भी कहा है ना कि शौक बड़ी चीज है, यहां पर देख करके लगता है कि सच में शौक बड़ी चीज है। मतलब लोगों पे टैक्स इतना, जो लोग बीड़ी सिगरेट शराब का सेवन करते हैं ना, वो उनसे ये पूछ रहे हो ना कि आपके बच्चे अशिक्षित क्यों हैं, पढ़े लिखे नहीं, बोले पैसा नहीं है हमारे पास। पर उनके पास शराब पीने का, उनके पास तंबाकू का सेवन करने का पैसा है। उनके घर में अगर किसी प्रकार की असुविधा है, पूछा ये क्यों है, बोले हमारे पास पैसा नहीं है। पर जिन चीजों पर सबसे ज्यादा टैक्स सरकार लगा रही है, अगर आप उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो और फिर आप कहते हो कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो भैया ये कहीं आपके सिस्टम में गड़बड़ नहीं है, या आप जो काम कर रहे हो उन कामों में गड़बड़। लोग खूब पैसा खर्च करते हैं, सरकार निरंतर लगातार टैक्स बढ़ा रही, परंतु किसी की मजाल जो इनको कम कर दे। लगातार लोग यूज कर रहे हैं, खुले में यूज कर रहे हैं। शराब की दुकानों पर आप देखो कि इतनी भयंकर भीड़ लोगों की लगी रहती है, ठीक है। तंबाकू का सेवन, तंबाकू, और आपको ये भी बता दूं, जब 1498 में भारत में पुर्तगाली आए थे, तो ये पुर्तगालियों की देन है कि वो तंबाकू देकर के गए थे। उससे पहले भारत में तंबाकू नहीं थे, तो पुर्तगालियों की देन है, वो तंबाकू देकर के गए। तो तंबाकू शराब, इन पर सरकार टैक्स बढ़ाती है। सरकार क्या चाहती है कि ये चीजें बैन हो जाए, लोग अपने मन से ही छोड़ दे। देखो एक्चुअल में क्या होता है, कुछ चीजें सरकार अब बहुत से लोग कहते हैं सरकार को बंद करना चाहिए, सरकार बंद कर दे, सरकार, अरे भाई सरकार बंद कर देगी तो वो फिर इलीगल तरीके से बिकेगा। जब तक हम हमारे मन से चेंज नहीं होंगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। जिनको खरीदना वो तो इलीगल तरीके से खरीदेंगे, वो कहीं से भी रास्ता ढूंढ लेंगे वो लोग। जिसके उदाहरण जैसे आप लोग बहुत सी बार सुनते भी हैं कि जो लोग शादियों की बारातों में जाते हैं, कौन सा उनको वहां पे कार्ड में लिखवा के तो छुपाते हैं कि भाई बीच में इस बारात वाला इस रूट पे इतनी, इस वाले रूट पे इतनी शराब का ठेका आएगा, लिखवाते हैं क्या कहीं पे? कोई नहीं लिखवाता, पर फिर भी वो ढूंढ लेते हैं। जिस गाँव में पहुंचते हैं उस गाँव में वो ठेका ढूंढ करके पहुंच जाते हैं, हाँ साहब वहाँ ठेका मिलेगा। तो ये क्या है, डेडिकेशन है कि भैया अपना लक्ष्य ढूंढ ही लेते हैं वो लोग। सरकार बंद भी कर देगी तो इलीगल तरीके से कैसे न कैसे करके व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा। पर सरकार यहाँ पे टैक्स प्रमोट कर करके ये दर्शाना चाहती है कि साहब हम इस चीज को बंद करना चाहते हैं, हमारा सहयोग करो। परंतु लोग ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को हम नहीं गिरने देंगे, हम और तंबाकू खाएंगे और सरकार को पैसा देंगे। हम चाहे इनकम के रूप में नहीं दे रहे हैं, पर कैसे न कैसे करके सरकार को पैसा पहुंचाए रहे हैं। शराब के ठेकों के द्वारा खूब पैसा सरकार के पास जा रहा है। तो जो ऐसी वस्तुएं जहां सरकार चाहती है कि भैया इनका इस्तेमाल मत करो, वहां पर सरकार टैक्स बढ़ा देती है। पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, पेट्रोलियम की चीजों को लेकर के, जैसे अभी गाड़ियों को लेकर के अभी सरकार जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं उन पर सरकार बहुत छूट दे रही है, सब्सिडी सरकार दे रही है। तो सरकार वहाँ प्रमोट कर रही है कि साहब आप इन चीज़ों को खरीदो, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम है वो हाइक होते जा रहे हैं। ईरान इराक में भी सुना है मैंने, तेल धीरे धीरे डाउन ही हो रहा है, ख़त्म ही होता जा रहा है। अगर पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा
बाकी देशों का तो क्या होगा मुझे पता नहीं है, पर ईरान इराक की स्थिति बहुत डाउन हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की पूरी इकोनॉमी जो चल रही है वो पेट्रोलियम के भरोसे चल रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है कि साहब आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से इनका इस्तेमाल करो, तो काफ़ी दर पे, ऊंची दर पे लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार का कर का आपने पढ़ लिया। गैर कर में क्या आता है? मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण से ब्याज प्राप्तियां, ठीक है। अब जैसे गैर कर में क्या आ जाएगा, नॉन टैक्स में क्या क्या आ जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो, जो हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकार ने किसी न किसी को तो उधार दिया होगा, चाहे राज्य की सरकार को दिया हो, बाहर की सरकारों को दिया हो, तो वहां पर हर साल थोड़ा बहुत तो ब्याज आता ही होगा। तो वो जो ब्याज आता है, जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो सरकार के पास आता है। सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है बच्चों कि सरकार ने अगर कहीं पैसा निवेश कर रखा है, जैसे मान लो सरकार की कोई कंपनी है, सरकार का कोई उद्योग चल रहा है, सरकार ने कहीं शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, तो वहां से जो लाभ मिलता है, उसको प्रॉफिट मिलता है, वो सरकार की इसमें आ जाता है। सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त शुल्क, और सरकार ने कोई सेवा प्रदान करी, जैसे स्कूल सरकार चला रही है, हॉस्पिटल सरकार चला रही है, तो वहां पे जो शुल्क दिया जाता है, जो भी फीस भरी जाती है, वो फीस इसमें आ जाएगी। और अन्य प्राप्तियां आदि इसमें शामिल होती है। जैसे एक उसके उदाहरण पे मैंने आपको इस चीट बताया था, वो काफी आता है, ये नहीं, पर देखिए मेजर जो सोर्स ऑफ इनकम है सरकार के लिए वो टैक्स है बेटा। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किए जाने वाले नगद सहायता अनुदान भी शामिल किए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत जो विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान किया गया नगद सहायता अनुदान है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे। राजस्व प्राप्तियों में क्या लिखा गया है कि राजस्व प्राप्तियों में जो गैर कर राजस्व, उसमें अनुदान की बात करी गई। अनुदान का मतलब क्या है? एक प्रकार से गिफ्ट या डोनेशन जो दिया गया है, डोनेशन कभी चुकाया नहीं जाता। आज अगर मैं किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए उधार लूं, वो मुझे चुकाने हैं, पर कोई व्यक्ति ये बोले, अरे लो मनीष जी क्या काम करा आपने, 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले जाओ, पर ऐसे लोग मिलते ही नहीं जीवन, ठीक है। वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो गिफ्ट के तौर पे, डोनेशन के तौर पे दे रहे हैं, तो वो लौटाना नहीं। तो अगर कहीं विदेशी संगठनों से या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हमें अनुदान मिलता है सरकार को, तो वो इसमें काउंट होगा राजस्व प्राप्तियों की गैर कर राजस्व में। राजस्व प्राप्त के आकलन में वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल में किए गए कर प्रस्ताव के प्रभाव पर विचार किया जाता है। तो राजस्व प्राप्ति का जब हम आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो जो वित्त विधेयक होता है, जो फाइनेंशियल बिल होता है, उसमें कर प्रस्ताव के प्रभाव का विचार करा जाता है कि कितना कर बढ़ाना चाहिए, कितना घटाना चाहिए, कौन सी चीज पर टैक्स ज्यादा लगाए, कौन सी पे कम लगाए, ये सब। तो चलो भैया, अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है वो पूरा हो गया। अब बात कर लेते हैं कैपिटल रिसिप्ट की। किसकी कर रहे हैं? कैपिटल रिसिप्ट। सरकार को ऋणों के रूप में भी धनराशि मिलती है या संपत्ति को बेचने से। देखो, अब अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट लिखता हूं, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में मुझे पता चला कि मेरे पास पैसा 2 जगह से आता, मतलब सरकार के पास, ठीक है। सरकार किसकी? सरकार भी अपनी है, अपन देश के नागरिक है, तो अपनी सरकार है। टैक्स में अपन बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। इस प्रकार से सरकार के पास पैसा आ रहा है। अब जब हम कैपिटल रिसिप्ट की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट में ऋणों के रूप में धनराशि, सरकार कहीं से लोन लेती है, सरकार लोन ले रही है, वो इसमें आ जाएगा। और सरकार अपनी संपत्ति को बेच देती है, ठीक है। अपनी संपत्ति को अगर सेल कर देती है, तो उससे भी पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए सरकार का एक उद्योग था, सरकार ने बोला ये उद्योग हमने बेच दिया, लाओ पैसे, तो वो भी पैसा आ गया। कैपिटल रिसिप्ट इसको कहते हैं। तो धनराशि लोन में ली हुई और संपत्ति को बेचने से जो सरकार को पैसा मिलता है, उसको पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं। जिन संस्थाओं से ऋण लिया गया है, उन्हें इसकी अदायगी भी करनी होती है, अतः ऋणों में देयता होती है। अब जिन भी संस्थाओं से ऋण लिया, अब देखो, जो देश की सरकार है वो लोन ले कहां से सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि लोन लिए कहां जा सकते हैं। सबसे पहली बात, तो अगर सरकार चाहे तो देश का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उससे एक्स्ट्रा करेंसी के लिए कह सकती है, एक्स्ट्रा पैसा मांग सकती है। इसके अलावा ओपन सोर्स में सरकार जा सकती है। ओपन सोर्स का मतलब है कि जनता की, पब्लिक से पैसा ले सकती है। पब्लिक से पैसा लेने के 2-3 तरीके होते हैं बच्चों। एक तो सरकार का तरीका यह है कि सरकार बॉन्ड इश्यू कर देती है। बॉन्ड का मतलब ये होता है, सरकार ने एक बॉन्ड जारी कर दिया, जैसे कि भाई एक बॉन्ड 1000 रुपए का है, और जब उस पर हम 40 रुपए 1 साल के बाद आपको एक्स्ट्रा देंगे। अब मतलब कोई भी व्यक्ति 1000 रुपए दो और साल भर बाद 1040 रुपए ले लेना, ऐसा उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं। अब किसी ने मान लीजिए 10 बॉन्ड खरीद लिए, मतलब 10,000 तो वो हो गए और 400 रुपए वो हो गए, 10,400 बाद में दे देगी। तो इस प्रकार से सरकार बॉन्ड जारी कर देती है। इसी के अलावा सरकार की कोई फैक्ट्री है, उद्योग है, वहाँ कुछ शेयर्स हैं, तो उनमें सरकार पैसा मांग सकती है। इसके अलावा ओपन सोर्सेज में क्या है, पब्लिक से, जनता से पैसा लेने का ये भी है कि जनता से उधार ले सकती है। अब उधार के लिए वो आपके या मेरे पास तो आएंगी नहीं,
क्योंकि अपने पास तो वैसे ही नहीं है। वो किसके पास जाती है? जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको कहती है कि हाँ साहब हमें 5 करोड़ की, 500 करोड़ की, ठीक है। एक तो सरकार को इतने रुपए की जरूरत होती है कि जितने तो अपन जीरो भी गिनने में एक बार भूल जाते हैं ठीक है ना। तो अब आप सोचो, जो लोग फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ करके काम कर रहे होंगे, गजब के टैलेंटेड लोग होंगे। ऐसे लोगों को तो मतलब सलाम करते करते हमें नहीं थकना चाहिए। तो ओपन सोर्सेज में पब्लिक से ले लिए जाते हैं पैसे, ये आ जाता है। तो आरबीआई से ले सकते हैं, ओपन सोर्सेज से सरकार पैसा ले सकती है। इसके अलावा सरकार पैसा ले सकती है जो कोई वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे ले सकती है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मैं बात करूं, वर्ल्ड बैंक आ जाएगा, IMF आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, यहाँ से सरकार पैसा ले सकती है। इसके अलावा सरकार किसी जो फॉरेन बैंक है उस फॉरेन बैंक से भी सरकार पैसा ले सकती है। इसके अलावा सरकार किसी फॉरेन की गवर्नमेंट से भी पैसा ले सकती है, ठीक है। फॉरेन की जो गवर्नमेंट उससे, जैसे कि जापान से अब भी हमने 88,000 करोड़ रुपए उधार ले रखे हैं 50 सालों के लिए। और धन्यवाद बोलिए जापान को कि उसने 0.1% इंटरेस्ट रेट लगाई है, जो कि मतलब ना के बराबर है। और 50 साल का मतलब ये है, हमने 2017 के करीबन वो पैसे उधार लिए थे। अब 50 साल आप लगा लो, 2067, मतलब पता नहीं कितनी ही अपन जिएंगे, कौन जिएगा, कौन उसको चुकाएगा, ठीक है। पर इतना, तो इस प्रकार से सरकार लोन ले सकती है। अब सरकार ने कहीं से भी अगर लोन लिया है तो वो चुकाना तो है, मतलब सरकार की लायबिलिटी है, सरकार का दायित्व है कि चुकाएगी सरकार। तो इसलिए ही तो यहाँ कहा गया है कि इससे देयता पैदा होती है। देयता मतलब सरकार का दायित्व पैदा होता है, लायबिलिटी होती है कि हाँ भैया सरकार को ये चीज चुकानी है। दायित्व का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से हमारा कर्तव्य, ये करना है, ये काम हमें करना है। तो ये सरकार का दायित्व है कि पैसा लिया है तो चुकाना भी है, चुकाना भी होगा। चुकाएगी बिल्कुल, 100% सरकार चुकाएगी, नहीं तो अगली बार कौन पैसा देगा। और अच्छा भी नहीं लगता कि इंटरनेशनल लेवल पर एक कंट्री की इमेज खराब होती है। सिर्फ ये मैं अपने ही देश की बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह इसी प्रकार के सोर्सेज अपनाए जाते हैं। ओके, इसी प्रकार सरकारी संपत्ति की बिक्री, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने शेयर अंशों की बिक्री, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश भी कहते हैं। अब सरकारी संपत्ति जो होती है उसको बेच देना। अब क्या होता है, कभी कभार जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, मतलब सरकारी क्षेत्र की जो भी कोई फैक्ट्री, उद्योग, कुछ भी हो, उसमें से कुछ शेयर्स अगर सरकार बेच दे तो जिसको हम क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है कि हाँ साहब इतना है तो ये लोग 40% प्राइवेट को बेच दे, अब 40% प्राइवेट का कंट्रोल है, 60% हमारा पैसा लगा हुआ। सरकार से वित्तीय संपत्तियों की मात्रा कम हो जाती है। पर यहाँ पे देखो, सरकार के पास पैसा तो आ रहा है पर जो संपत्ति है वो सरकार के पास कम हो रही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ कि आज मान लीजिए किसी के पास इतनी बड़ी जमीन है, ठीक है। अब उसने इतनी सी जमीन बेच दी और इस जमीन के लिए उसने, जैसे मान लीजिए 30 लाख रुपए हैं वो ले लिए, पैसा तो आ गया, परंतु यहां पे क्या हो गया, जो संपत्ति थी उसकी, जो जमीन थी वो कम हो गई। सरकार की ऐसी सभी प्राप्तियां जिनसे देयता पैदा हो या वित्तीय संपत्तियां कम हो पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। तो सरकार की वह सभी प्राप्तियां जिनसे देयता कम हो, मतलब या तो लायबिलिटी आए और या वित्तीय संपत्तियां कम हो जाए, ऐसी संपत्तियों को हम लोग क्या कहेंगे? पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। अब राजस्व प्राप्तियों में क्या था? राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जहां पर ना तो देयता पैदा हो, मतलब लायबिलिटी भी नहीं होगी, और न ही आपकी संपत्ति कम हो। और यहां पर क्या होगा, या तो देयता है आपको देना पड़ेगा या आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। तो ये क्या है? आपकी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। जब सरकार नए ऋण लेती है तो इसका यह अर्थ है कि इस ऋण को लौटाया जाएगा और इन पर ब्याज भी दिया जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, ब्याज भी दिया जाएगा। तो अगर सरकार ने नया ऋण लिया है तो वो ऋण भी है और सरकार उसको ब्याज भी लौटाएगी। जो ब्याज लौटाएगी वो अभी हम जब एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। इस बात ही जब सरकार किसी अस्थि को बेचती है तो इसका अर्थ है कि भविष्य से आय समाप्त हो जाएगी। और सरकार अगर किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी को बेचती है तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में उससे इनकम खत्म हो जाएगी। ओके, जैसे अपन मान लीजिए एक मकान बना हुआ है और उस मकान में अगर 4 कमरे हैं, 4 कमरे में किराए पे रह करके लोग पैसा ले रहे थे, अपन पैसा आ रहा था। अब अगर मैंने वो 4 कमरे बेच दिए हैं तो इसका मतलब अब भी तो मेरे पास एक साथ तो अच्छा पैसा आ गया, पर भविष्य के लिए इनकम खत्म हो गई। इस प्रकार से प्राप्तियां ऋण उत्पादक या गैर ऋण उत्पादक हो सकती है। तो इस प्राप्त से जो प्राप्तियां होती हैं वो ऋण उत्पादक भी हो सकती हैं और गैर ऋण उत्पादक भी हो सकती है। ऋण उत्पादक का मतलब क्या है? जो लोन लेकर के ली हो वो है, और गैर ऋण जो ऋण के अलावा जैसे कि संपत्तियों को बेच कर करके ली हो। अब चलो, अब आपको मैं टेबल बनवा देता हूं 2, एक प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर की और दूसरी राजस्व प्राप्तियां और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उनकी। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में आ जाइए। कर की घटना और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। तो कर की जो घटना है और प्रभाव वो एक ही व्यक्ति पर पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है,
देगा भी एक व्यक्ति और जेब भी एक ही व्यक्ति की कटेगी, प्रभाव भी एक ही व्यक्ति के कटेगा, जो कि किस पे लगता है, इनकम टैक्स पे लगता है। अगर किसी व्यक्ति ने 15 लाख रुपए कमाए हैं और 2 लाख सरकार को दे दिए हैं तो 13 लाख बचे हैं, तो उसने दिए भी उसी ने और उसका प्रभाव उसी पे पड़ा कि हाँ यार मेरे 2 लाख रुपए चले गए। अप्रत्यक्ष में क्या है, कर की घटना और प्रभाव अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे पेमेंट किसने करा, मालिक ने करा, पर कटा किसकी जेब से, हम उपभोक्ताओं की जेब से कटता है। तो ये क्या हो जाएगा, घटना किसी और ने करी और प्रभाव किस पे पड़ा, उपभोक्ता पे पड़ा, तो अलग अलग व्यक्तियों पे पड़ता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। व्यक्ति और फर्मों की संपत्ति और आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति और फर्म की कोई संपत्ति होती है उस पर, और आय जो इनकम होती है उस पर लगाया जाता है, और जो इनकम पर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आय पर लगा हुआ कर, इसलिए आयकर, इनकम। ओके, ये किस पे लगेगा, वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर लगाया जाता है। तो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उस पर और बिक्री पर, मतलब सीधा सा है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, गुड एंड सर्विसेज पे टैक्स लगता है। और कौन सा लगता है, जीएसटी लगता है। कर का बोझ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, जो कर का बोझ है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मैंने इतनी इनकम कमाई तो मुझे ही वो पेमेंट करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसका भुगतान नहीं कर सकता। कर का बोझ मूल्य वृद्धि के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। कर का बोझ हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मूल्य की वृद्धि करके, मतलब जो प्राइस है उसको बढ़ा कर करके। 300 में मेरी कुर्सी बनी थी, 50 रुपए सरकार ने टैक्स मांगे, मैंने 350 कर दिया और 50 उसमें मेरा प्रॉफिट जोड़ लिया 400। सरकार मान लो टैक्स बोल देती हम तो टैक्स 70 रुपए लेंगे, तो मैं भी क्या करता, मैं भी अपना 20 रुपए 420 कर करके कुर्सी बेच देता है। तो मूल्य की वृद्धि कर करके मैं वो दूसरे पे ट्रांसफर कर सकता हूं, दूसरे पे थोप सकता हूं। स्वभाव से ये कैसा है बेटा, प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही वैसे क्या होगा, टैक्स भी बढ़ता ही जाएगा। यह प्रकृति में कैसा है, अनुपातिक है बेटा, अनुपात में लगेगा, प्रोपोर्शन में इसको लगाया जाता है। ये कहां लगता है, आयकर पे लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है, संपत्ति कर, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और बिक्री पे लगेगा, उत्पाद शुल्क लगेगा, सीमा शुल्क आदि, ये सब अप्रत्यक्ष कर में आ जाएंगे। अब आ जाओ राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां सरकार की ऐसी प्राप्तियां हैं जो ना तो देनदारी बनाती है, देनदारी, या आप यहां पे देयता शब्द भी लिख सकते हैं, ना तो देनदारी बनाती है और न ही किसी परिसंपत्तियों को कम करते। तो राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं, ऐसे जगह से इनकम है जो ना तो आपको देनी है वापस, मतलब ना तो वो आपको देनी पड़ेगी, और न ही उनसे आपकी कोई संपत्ति कम होगी। नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूस असेट, मतलब ना तो वो लायबिलिटी, ना तो दायित्व बनाएंगे और न ही आपके लिए किसी प्रकार की कोई संपत्ति को कम करेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहूं, जैसे आज हम लोग हैं तो हमारे लिए हमारी इनकम है वो इस प्रकार की, ना तो वो मुझे लौटानी है और ना मेरी उससे कोई संपत्ति कम हो रही है, सीधी सी बात है ना। तो ऐसी सरकार की इनकम जहां पर ना तो सरकार की देनदारी हो और न ही सरकार की परिसंपत्तियां या संपत्ति कम हो, ऐसी को हम क्या कहते हैं, राजस्व प्राप्ति कहते हैं। और इसमें पैसा कहां से आता है, कर और गैर कर से आता है। पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार की वह प्राप्तियां हैं जो या तो देनदारी बनाती है या परिसंपत्तियों को कम करती है। देनदारी बनाती है मतलब पैसा लोन से सरकार लेती है, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। परिसंपत्तियों को कम करना, सरकार संपत्तियों को बेच देती है। राजस्व प्राप्तियां नियमित एवं आवर्ती प्रकृति की होती है। नियमित और आवर्ती प्रवृत्ति का मतलब क्या है, रेगुलर रहेगी। अब टैक्स तो हम हर साल भरते हैं, तो हर साल सरकार के पास पैसा आएगा, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, तो टैक्स तो नियमित है, चलता रहेगा। ये अनियमित अनावर्ती प्रकृति का होता है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार ही हम लोन लेंगे, हर बार लोन से पैसा आएगा, या हर बार ही कोई जमीन सरकार बेचेगी, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, अब राजस्व प्राप्तियों में क्या आ जाता है, कर आ जाता है, जिसमें आयकर कर, बिक्री कर आदि, और गैर कर राजस्व में शुल्क, जुर्माना, जुर्माने की रसीदें, सार्वजनिक उद्यम में आय आदि, ये सब शामिल आ जाते हैं। इधर क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों में कोई उधार लिया हो, विनिवेश करा हो, ऋण की वसूली हो आदि, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा है वो प्राप्तियों का वर्गीकरण पढ़ा है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरकारी बजट के घटक अपन ने पढ़े, उसमें प्राप्तियों के वर्गीकरण में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां अपन ने बड़े विस्तार से अच्छे से पढ़ी है। अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहता है कि राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के बीच में तुलना करिए, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वाली जो टेबल है वो बना दीजिएगा। प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष में अंतर पूछ ले, पीछे वाली टेबल बना दीजिएगा। बाकी सिर्फ वो आपसे ये पूछे कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, तो आराम से जो आपको लिखा रखा है लिखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, कोई चिंता फिक्र करने वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से अपन को तैयारी करनी है, और एक ही जो टारगेट है वो रखना है, 0% डाउट और 100% मार्क्स, बस।
मार्क्स पूरे में से पूरे आने चाहिए और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं आप पढ़ते चले तो पूरे में से पूरे मार्क्स 100% आएंगे। चलिए तो आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी आपको बहुत धमाकेदार न्यूज़ मिलने वाली है, जैसे आपके सबके चेहरे खुशी से खिल पड़ेंगे। ठीक है, और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।